प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले नून लीग को बड़ा धचका। चीफ जज राना शमीम अदालत में अपने बयान हल्फी के मंदरजात ही भूल गए। याद नहीं कि मंदरजात क्या हैं और जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। राना शमीम का इजहार लाइल्मी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का राना शमीम को ओरिजिनल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। राना शमीम के बयान के नून लीगी सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने तमाम वज़रा को बैरून मुमालिक जाने से रोक दिया। मुल्की सियासी सूरत हाल में बड़ी तब्दीली की अफवाहें जेरे गर्दिश। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अपनी पार्टी से शिकवा किया। खुड्डे लाइन लगाए जाने का शिकवा कर दिया। क्या चौधरी सरवर अब कहीं और उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सिविल एविएशन की नाअहली, पायलट्स को लाइसेंस जारी करने के लिए इम्तिहान का कोई निजाम न होने का इंकशाफ। लाइसेंसिंग इम्तिहानात के लिए बरतानवी एविएशन से मुआहिदा कर लिया। विफाकी काबीना इजलास में सिविल एविएशन अथॉरिटी की नाअहली का पर्दा चाक, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा विफाकी काबीना का अहम इजलास, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस इजलास में कौन कौन से अहम फैसले किए गए और क्या अंदरूनी कहानी हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले आमिर साहब, ये जो राना शमीम को आज याद ही नहीं था कि जो उनके बयान हल्फी का एक्चुअल कंटेंट था वो क्या था। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स इससे सिर्फ नून लीग पे नहीं पड़ेंगे, ये काफी बड़ा दायरा है इसका। वैसे तो बहुत संजीदा मामला है, मगर बड़ा मजे का खेज हो गया है क्योंकि ये सब्जुडिस है, इसलिए हम बड़ी एहतियात से बात करेंगे। मगर ये जो इतना स्टॉर्म इन टी का अब तो कहेंगे रेज किया गया था कि जी जज साहब ने कहा जी मेरे सामने वो पूरा इतना हवा बन के पूरे पाकिस्तान में कोहराम आ गया, 2 दिन सारे ही प्रोग्राम उसके ऊपर होते रहे। तो आज उसका एंटी क्लाइमेक्स हुआ कि उनको आज से सालों पुराना वाकया जो स्टोरी आई थी वो उनको तफसील याद थी कि मेरे पास जब ये आए थे गिलगित में तो इन्होंने ये बात की थी। मगर उनको ये जो चंद दिनों और हफ्तों पहले जो एक सो कॉल्ड मुबैना तौर पे एफिडेविट है उसका वो नहीं याद था। कंटेंट याद के पता नहीं वो मैंने क्या लिखा हुआ मुझे याद नहीं है। और उसके बाद फिर उनका ये मुकर जाना कि जनाब वो तो आयरन उसके अंदर लॉक्ड है, पता नहीं कैसे मंदरजात आ गए। फिर उनका ये मुकर जाना कि जनाब मुझसे तो बात ही नहीं हुई, स्टोरी छापने के बाद किया गया। तो कुलीग्स पे हम नॉर्मली बात नहीं करते, मगर बड़ी ऑड सिचुएशन में हमारे दोस्त और कुलीग अंसार अब्बासी साहब को उन्होंने डाल दिया। उनका ट्वीट भी चल रहा था कि मैं बड़ा हैरान हूं कि वो ये कह रहे हैं। तो अभी अंसार अब्बासी साहब का भी वर्जन आएगा और अदालत ने उनको कहा है कि आप ओरिजिनल जो आपका वो था वो पेश करें। लग ये रहा है कि शायद वहां पे जो नवाज शरीफ साहब का लंदन में जो रहना है ये शायद हो सकता है उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया हो कि वहां की अदालतों के लिए था। तो वो यहाँ पे कैसे हुआ, मगर अभी काफी उसके अंदर क्योंकि सब्जुडिस है और अतर मिनुल्लाह साहब ने इसको टेकअप कर लिया हुआ है और वो ही बेहतर कर सकेंगे, इसलिए हम उस पर कमेंट नहीं दे रहे। पर काफी सारे सवाल आ गए हैं, किसने लिखा, बनाई, क्यों आई, कैसे लीक हुई और उसका एजेंडा क्या था। तो एक एजेंडा तो क्लियरली नजर आ रहा है नून लीग का कि ये पहली स्टोरी तो नहीं है ना, पिछले दिनों में काफी सारी हुई कि वो साकिब निसार साहब की भी एक स्टोरी जोड़ के चलाई गई। उसके बाद फिर उसके टोटे टोटे हुए, यहाँ तक कि फिर मरियम बीबी ने खुद एतराफ कर लिया कि इसका एक हिस्सा है उसका जवाब दे। तो वो स्टोरी भी पिट गई। उसके बाद फिर मरियम बीबी की अपनी ऑडियो एक आ गई जिसका उन्होंने इकरार कर लिया कि हाँ मेरी है, जिसके अंदर वो इश्तिहारात के मतलब कह रहे थे कि फलाने के 92 के भी बंद कर दो, 24 के भी बंद कर दो। हम भी इत्तफाक 92 के उस दौर में हमें तो याद था क्लियरली कि वो बिल्कुल ठीक है, पर बाद में फिर वो मुकर गई कि ये हम पार्टी के इश्तिहारात की बात कर रही थे। और भी कई वीडियोस चल रही। तो ये जो ऑडियो वीडियो लीक की जो वॉरफेयर थी ना, ये अपनी पता नहीं अभी इंतहा पे पहुंची नहीं है क्योंकि मार्केट में खबरें बड़ी चल रही हैं कि जी और भी वीडियो हैं। और इसलिए हम बाकियों को ब्लेम नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा जो नारा लगाया था वो कैप्टन सफदर साहब ने लगाया था कि जी सिनेमा स्कोप वीडियोज आ रही हैं। अच्छा। तो फिर मुकाबले पे जो पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं बड़ी अजीब अजीब है। हमारे तक भी कुछ इस तरह की वीडियो मुझे भी मौका मिला है
हल्का सा उन्होंने कहा जी ये देख लें टाइप है, पर हम ना जसारत कर रहे हैं ना इस गंद में पड़ना चाहते हैं कि जब तक मुझे हल्का सा दिखाई गई है कि जी बस ये बस वो है अकेले देख लिया नहीं, मैं उसकी कोई मुझे ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, और जब तक अगर वो उसकी ऑथेंटिसिटी ना हो और वो बिल्कुल क्लियर हो कानूनी तौर पे और बाकी वाले से हो, तो इसलिए उसके मंदरजात हम बिल्कुल भी नहीं शेयर कर रहे। मगर ये इतना तो फिर आपके अंदर रिपोर्टर होता है ना कि आई टोल्ड यू सो, कि हमें भी पता था कि ये मार्केट में है, पर कुछ लोग जल्दबाजी कर देते हैं क्योंकि इस रेस में कि मेरी खबर निकल ना जाए। वो खालिद हसन साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट होते थे, वो कहते थे लेट नॉट फैक्ट्स कम इन द वे ऑफ अ गुड स्टोरी। हमारे कुछ रिपोर्टरों की आदत होती है फिर रिपीट करें ताकि सुने क्या कहा। लेट नॉट फैक्ट्स कम इन द वे ऑफ अ गुड स्टोरी, के हकायक जो है ना बीच में नहीं आने चाहिए, स्टोरी नहीं रुकनी चाहिए, हालांकि हकायक चाहे उसके बरक्स भी हो जाए। तो ये जो रेस होती है ना कि मेरी स्टोरी चल जाए, ये खमियाजा जो आज जज शमीम साहब का जो हुआ है, और उनकी वो जो पहले बयान आ रहे थे, उनका बेटा वो जो रात के वक्त एंकों के काले शीशे लगा के और ग्लास हाथ में पकड़ के जो है गाड़ी पे सड़कों पे फिरते हुए वो जो बड़े बड़े आपदारे के बताएंगे अदालत में, और उनकी तरफ से भी आया था कि जी वो बताएंगे। तो आज तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया, बिल्कुल बैठ गए हैं। तो मेहरबानी है जस्टिस अतर मिर्जा साहब एक दिलेर और तगड़े जज हैं कि उन्होंने मजबूर तो कर दिया। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, किसको किसकी सजा मेरा ख्याल मिलनी चाहिए, किसी ना किसी को ये टालना नहीं चाहिए, क्योंकि टालने से ये होता है कई दफा अदालतें बड़ा इसके ऊपर मध्यम रही हैं, मॉडरेशन भी एक अच्छी चीज है, मगर ये बढ़ती जा रही है और ये वॉरफेयर अपने एक बिल्कुल एक सोसाइटी के ऊपर भी असरात आ रहे हैं, सियासत के ऊपर भी आ रहे हैं। नून लीग की स्ट्रेटेजी समझ आती है, उनकी बड़ी क्लियरली है कि मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब है, वो कहते हैं कि हम ये सियासी तलातुम क्यों लाएं अगर हम उसका बेनिफिशरी नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट गिर भी जाए, अगर इलेक्शन फर्ज करें, बड़ा इफ है कि नून लीग भी जीती है, अगर प्राइम मिनिस्टर वो या उनके वालिद साहब नहीं बनते तो फिर उनको उसका क्या फ़ायदा, जब तक उनके क्लियर ना हो। और केसेस उनके क्लियर होते नज़र नहीं आते, वो उसको लीगली उनको नज़र आ रहा है कि ये मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए वो तारीख पे तारीख मांगते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं। आप देखें ना कि ऑलरेडी 4-5 साल तो हो गए हैं कि वो डिले होते जा रहे हैं, और वो इसको इन केसेस को सियासी तौर पे लड़ रहे हैं कि ओवरऑल सिस्टम ही वो को कहेंगे जनाब ये साजिश हुई थी, तो उन्होंने लीगली लड़ना इन केसेस को बंद कर दिया। ये तो समझ आती है, मगर वो बैकफायर कर गया है, मेरा ख्याल है बैकफायर कर गया है, क्योंकि बड़े भोंडे तरीके से किया गया है। पार्टीज ने, नून लीग ने भी मेरा ख्याल है कोई दानिशमंदी नहीं दिखाई, और हमारे जो साफी भाई जो कि नजर आ रहा है जो यूज हुए हैं और जल्दबाजी में, और हम अभी कोई ओपिनियन नहीं दे रहे क्योंकि ये ओपिनियन अदालत देगी, और आई एम वेरी श्योर कि देगी और देना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। वो इसको बैठे हुए हैं, इसका वंस एंड फॉर ऑल ये फैसला हो जाना चाहिए कि क्या रेड लाइंस हैं और किस हद तक जाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में लोग हमारे ऊपर भी जर्नलिज्म के ऊपर बहुत उंगलियां उड़ाती हैं कि डेफेमेशन लॉ, जुडिशल सिस्टम ख़राब है, कानून कमज़ोर हैं, अदालतें देर लगा देती हैं, अपने ऊपर हम कुछ कवानीन नहीं बनाते, उसकी वजह से ये यार हमारा भी इज्तिमाई तौर पे ये जिम्मेदारी बनती है। तो आई जस्ट होप के फिंगर्स क्रॉस्ड कि इसका कुछ ना कुछ, पंजाबी में जो कहते हैं ना, कट्टी और कट्टा निकलना चाहिए। जी, कंक्लूड होना चाहिए क्लास साहब। और इदारों की एक सैंक्टिटी होती है, उनकी एक साख होती है जो इस तरह के मामला से बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, और कुछ जगहों पे तो इदारे जो होते हैं वो होते ही इस साख की वजह से हैं कि कोई भी कोई बात नहीं कर सकता उनके बारे में। अब ये इस तरह का केस है, अगर PMLN को स्पेसिफिकली फोकस करें तो वो किस मुंह से, या उनका अब क्या नैरेटिव होगा? आमिर साहब ने कहा कि इन्होंने कहा जी PML की स्ट्रेटजी के बात की इन्होंने, फिर उसका खुद इन्होंने भांडा इन्होंने फोड़ा कि ये किस तरह की स्ट्रेटजी है, किस तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स तो चले हमें समझ में आते हैं कि जो इन्होंने कहा जी डिलेइंग टैक्टिक्स वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो अब तक आपने मारा है, बाज़ दफ़ा हमारे ना सराइकी की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, वो कहते हैं बंदे के बुरे दिन अगर आए हों तो ऊँट पे बैठे नीचे से कुत्ता आपको काट लेता है,
ये बुरे दिनों की मिसाल है कि कहाँ पे ऊंट ऊपर आप बैठे हैं, इतना सा बेचारा फुट 1.5 फुट का कुत्ता फिर भी आपको काट लेगा, ये बुरे दिनों की निशानी होती है। तो यही कुछ मेरा ख्याल है आजकल इधर भी हमें नजर आ रहा है कि वो जो स्टेप भी लेते हैं, जो भी चीज करते हैं, मरियम नवाज साहबा करें, नवाज शरीफ साहब करें, वो 2-3 दिन बाद वो उनके गले फिट हो जाती है। अच्छा, उनका ख्याल था कि हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किए थे, धमकियां भी दी, थ्रेट्स भी की, उन्होंने ऑडियो भी लेकर आई। उनका ख्याल था कि अपने एक हमने यहाँ पे आके एक मॉरल विक्ट्री ले ली। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ कि वो अवाम के लिए था। वो अदालतों में जो अब हम आके हमारे सहाफ़ी पूछते हैं ना उनसे, वो बड़ा क्लियर जवाब देते हैं। वो नहीं जी हम देख रहे हैं कि अदालतें करती हैं नहीं करती हैं, सुओ मोटो लेती हैं नहीं लेती, फिर हम सोचेंगे कि वो भी आपके पास एक फौज है यहाँ पे इसकी वकीलों की ऑडियो वीडियो तो छोड़े, वकीलों की। आप किसी को भेजें जाए और पिटीशन करें, या आप ऑलरेडी केसेस सुन रहे हैं उनको उनका हिस्सा बना दें। सो उनको ये पता है कि हमने पब्लिक को ये तस्वीर देना है कि ना हम करप्ट हैं, ना हम आके मनी लॉन्ड्रर हैं, ना हमारे फ्लैट्स हैं, ना हमारे पे इमरान खान साहब ने एक टैग कर दिया ना, लगा प्राइस टैग लगा दिया कि शरीफ फैमिलीज फॉर सेल, इनको पैसा चाहिए, माल चाहिए, मनी लॉन्ड्रर बला बला। सो इस लेगेसी से वो बचना चाहते थे कि हमारे ऊपर ये इल्जाम जो है ना, जो लोगों के उसमें दिलों में आ गया है कि इन्होंने करप्शन किए, माल बनाया, पैसा बनाया, वो उसको विरासत को हम पीछे करें। हम यहाँ पे बड़ी बिगर एक लड़ाई लड़ें, जनाब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो रही है, फौजी क़यादत से लड़ाई हो रही है, इमरान खान से हो रही है, और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना एक बिग काज के लिए फाइट कर रहे हैं। वो कहते हैं रेबल्स विद द कॉज, हम करप्शन नहीं कर रहे, हम करप्ट फैमिली नहीं है। सो उस सिलसिले में उन्होंने, मैं समझता हूं अब तक इनसे ये डिबाकल जो हुए हैं, इनसे पहले तक उनकी बेहतर स्ट्रेटेजी थी कि मीडिया को एंगेज कर लिया। रोज कोई ना कोई उनके जहन में आया कि मीडिया को एंगेज करो। एंगेज कैसे करो? कोई फिलर छोड़ो, कोई आप आके ऑडियो छोड़ो, कोई वीडियो छोड़ो, बयान दे दो, कैप्टन साहब से दिलवा दो, सिनेमा स्कोप ये मूवी आ रही है, ब्लॉकबस्टर फिल्म आ रही है, ओ बहुत आपको पता, हम हमारी कौम मदद के साथ हम तमाशा देखने के वैसे बहुत ही शौकीन है। वो तो कहते हैं बंदर वाला बेचारा बैठा हो तो अगर 400-500 बंदे अगर बंदर वाला इकट्ठा कर लेता है। एक मैं वीडियो देख रहा था, वैसे बंदा ऐसे ही वो खड़े होके, वो छोटा क्लिप मैंने देखा, वो खड़े होकर वैसे पुल के नीचे देख रहा था, 100-150 बंदा वहां के आगे उसके साथ नीचे देखना शुरू हो गया कि क्या हो रहा है। हमें तो तमाशा चाहिए। वो कहते खंबे के ऊपर ठीक हो रहा हो तो नीचे 50 बंदे खड़े हो जाते। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के पास और कुछ है ना नहीं है, लेकिन टाइम ही टाइम है, टाइम बड़ा है हमारे पास। गाड़ी के एक्सीडेंट हो गए, ट्रैफिक रोक देते हैं, हर कोई आता जाता है, दूसरी कार वाला देखना चाहता है कि हुआ क्या है, और प्लस वो उसके बाद कैमरे से उसने वो फिल्म भी बनानी है, तो हमारे पास तो टाइम है। सो उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली मीडिया को हाईजैक किया कि 8 बजे वाले शो हाईजैक करो, 10 बजे वाले हाईजैक करो, बड़ी खबर ड्रॉप करो, बड़ा को इनको एजेंडा दो, स्टोरी दो। इसको आते स्पिन करना, दैट्स कॉल एक उसकी स्पिनिंग स्टोरी, कि आप हर वक्त डिस्कशन में होने चाहिए। 7 बजे वाले 7 से लेकर 11 बजे तक आप पे फोकस होना चाहिए। आप डिस्कशन हो रही है, आप पे बेशक जिस तरह की हो रही है, इट डजंट मैटर कि तस्वीरें लग रही हैं, ऑडियो वीडियो। अब ये हो रहा है कि अब तक की जो हिकमत अमली थी इनकी, वो मेरा ख्याल किसी हद तक चल गई, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि उनके अपने गले में पड़ना चाहिए। इससे बड़ा मेरा ख्याल है यू टर्न डिबाकल कहेंगे। यू टर्न तो छोटी सी चीज, यू टर्न उन्होंने तो नहीं लिया ना, वो तो अपने तक तो वो ठीक लेकर गए हैं। यू टर्न तो जज साहब ने लिया है ना, उन्होंने तो नहीं लिया। वो एफिडेविट वगैरह जो रिलीज करवाए गए थे, उनको इस्तेमाल किया गया, ग्रुप को किया गया, रिपोर्टर को किया गया, जिसको भी किया गया वो अपनी जगह पे होगा। लेकिन उनके लिए अब इतना बड़ा उनका जाके अदालत में कह देना गजनी बन जाना, आमिर खान की फिल्म गजनी 2, 3 पता नहीं कौन सी वाली है, कि मेमोरी लैब्स हम तो भूल गए हैं। अच्छा, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भाईजान ये 10 दिन पहले वाली चीज आपको भूल गई, तो 3 साल पहले वाली गुफ्तगू आपको साकिब निसार वाला एग्जैक्ट एक वर्ड याद है आपको, बड़ी सिलेक्टिव किस्म की मेमोरी आपकी। सो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहबा जो है ना, आजकल वो थोड़े से वो बुरे दिनों से गुजर रही हैं। और ये भी जहन में रखिए कि मरियम नवाज साहबा का जो स्टार है वो स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन के लिए लगता है कि अच्छे दिन नहीं आ रहा। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता, कुछ और भी बड़े लोगों का स्टार जो है ना वो भी स्कॉर्पियन है। सो लगता ही है कि मरियम नवाज साहब कुछ दिन थोड़ा सा अपने आप को, हालांकि वाटर साइन है, पानी वाला साइन है, तो लिहाजा थोड़ा सा मजीद अपने आप को थोड़ा कूल करें, ठंडा करें। जरा रोज के बयानात, रोज के एजेंडे जो है ना, लगता है ये 19 वाला जो लगा है ना गिरन, तो लगता है कि स्कॉर्पियन के लिए ना अच्छी खबरें लेकर नहीं आ रहा। अब तक तो यही लग रहा कि वो आप क्या कहते, तेरे भाग लच्छी है, आगे तेरे पाग लच्छी, आगे तेरे भाग लच्छी है। ये क्लासेस आपने जो बात की, ब्रेक में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और ब्रेक के बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि वजीर आज़म इमरान खान ने तमाम वज़रा को कहा है कि बैरून मुल्क ना जाएं। ये क्यों कहा गया है, इसको जरा जानना जरूरी है। इसके अलावा चौधरी सरवर ने भी कुछ अलग सी कोई एक लाइन जो है वो अब उन्होंने ले ली है। अब ये लाइन को कहाँ लेके जाती है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और क्लास साहब, हम बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वज़रा को कहा है कि वो बैरून ममालिक के दौरे नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, कुदरती गैस के हवाले से बात हुई। कैबिनेट की इनसाइड स्टोरी ज़रा आपको पता है, हम ट्रेडिशनली तौर पर करते होते हैं एज ए टॉप स्टोरी, एज ए टॉप स्टोरी के तौर पर। तो बड़ी उसमें से खबरें होती हैं, अभी बल्कि 2-4 आप देख रही थी, रोकनी भी पड़ गई हमें। स्टोरी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी हमारी, लेकिन क्योंकि आज कैबिनेट की थी तो फ्रेश ले आते हैं, बाकी कल शुरू करेंगे। आज मैं देख रहा था बाज़ अब हमारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ठीक रोते हैं, हुकूमतें भी ठीक रोती हैं सम टाइम, कि हमारे पास वो कहते हैं ना कि एक आधा सच आना आधी खबर आना वो कितनी डेंजरस हो सकती है। मैं देख रहा था 8 बजे वाले मोस्टली शोज़ जो हैं वो इसी बात पे हो रहे थे कि, और बड़ी लीड स्टोरी चल रही थी खबरों में 8-9 बजे वालों। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 3 महीनों के लिए उन्होंने वज़ीरों के अपने बाहर जाने पे पाबंदी लगा दी, अफवाहों का बाजार गर्म, तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो उस पर बाकायदा 8 बजे शोज़ भी हुए 8, और उसके बाद 9 बजे वाली खबरें भी चली। अभी क्योंकि हम अपना शो कर रहे हैं, मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सारे इस पे टीवी चैनल्स पे यही खबर चल रही होगी, इसी पे बैठ के वज़ीर-ए-आज़म ने रोक दिया, कोई बहुत बड़ी तब्दीली के इम्कानात, बला बला। असल अंदर की खबर सुन लें जी। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक रेगुलर फीचर है कि कैबिनेट में अगर हर हफ्ते नहीं तो हर दूसरे हफ्ते वो ज़रूर बात करते हैं कि वज़ीरों को फॉरेन विजिट्स नहीं करने चाहिए। अच्छा, ये इन्होंने पिछली मीटिंग छोड़ के पिछली जो मीटिंग थी, एक जो पिछले हफ्ते थी, उससे पिछले हफ्ते भी इन्होंने वज़ीरों को यही गुफ्तगू की। आज इन्होंने क्यों गुफ्तगू की? इस वक्त रोला पड़ा हुआ है रियाज फतियाना साहब और मेजर ताहिर साहब जो हैं, उन्होंने मलिक अमीन असलम साहब पे कुछ इल्ज़ामात लगाए हुए हैं उन्होंने, कि जनाब के मलिक अमीन असलम साहब जो हैं ग्लासगो गए थे, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें बीवी बच्चों को भी ले गए, खुद भी गए, और बड़ा एक डेलीगेशन किया, 16 से ज़्यादा बाबूज़ भी थे, वो एक अलहदा कहानी है। तो उसमें इन्होंने जाकर ना टिकटें, फैमिली जे वो मज़े किए, हज़ारों डॉलर, 30-33 हज़ार डॉलर करीब TA लिया इन्होंने, खाना पीना, ये वो लंबे खर्चे, लंबे खाते। एक तरफ यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और दूसरी तरफ वो हैं। लेकिन अमीर असलम साहब कह रहे हैं जनाब कि ये पैसा जो खर्च हुआ है ना, हुकूमत पाकिस्तान का 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। अच्छा, वो कहाँ से खर्च हुआ है सुने ज़रा। UN ने पैसे दिए थे, डोनर्स ने, कि नादरन एरियाज़ में आपके ग्लेशियर जो पिघलते हैं जब, तो आबादियों को ले जाते हैं, लोग मरते हैं, बहुत बड़े तोदे गिरते हैं। तो उन्होंने पैसे दिए थे इनको $6-7 लाख के लोकल कम्युनिटीज़ के लिए आप वेलफेयर करें, वहाँ पे उनको गैजेट्स दें, वहाँ पे आप उनको ट्रेन करें, कोई सेंसर लगाएं कि फ्लड आने से पहले, ग्लेशियर के फटने से पहले लोगों को पता चल जाए, वो उनको सेफ तौर पर कहीं भेजा जा सके। ये फंड था। उस फंड से हमारे बाबूज ने बैठ के 16 इन्होंने 14 दिन वहाँ पे ग्लासगो में रहे, होटल में रहे हैं, TA लिया है, खुल के लिया, और वहां से डोनर के पैसे से लिए, टिकटें भी खरीदी हैं, TA भी वहां से खरीदे, होटल के खर्चे, सारी चीजें इन्होंने वहां से की हैं। अच्छा। हुकूमत पाकिस्तान को आप और हमारा मुंह बंद करवाते हैं कि जनाब कि हमने तो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नहीं लिया। वो आपने बड़ा जुल्म किया, आप हमारा पैसा ले लेते। आप वजीर हैं, आप मुशीर हैं, सरकारी अफसर हैं, जाना जरूरी है। अगर आपके 18 आपके 20 लोगों का जाना जरूरी, इतना बड़ा डेलीगेशन, फॉरेन ऑफिस के 4 बाबू सर, 4 आपके मिनिस्ट्री के बाबू, इसके ये जो है आपकी क्लाइमेटिक, आपकी ये चेंजेस वाली मिनिस्ट्री, उसके फिर प्रोजेक्ट के लोग जो थे उनसे पैसे लिए इन्होंने सारे के सारे। हुकूमत पाकिस्तान को कह रहे हैं आपका एक पैसा नहीं लगा। तो भाई साहब, जो उन पे पैसा लगना था नादरन एरियाज पे, KPK के गरीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गरीब लोग हैं वहाँ पे, वो पैसा आप जाके बहर खर्च करके आ गए। उस पे उन्होंने आपको पता है रियाज फतियाना साहब ने रोला डाला, मेजर ताहिर साहब ने डाला, और मेरी बात हुई मलिक अमीन असलम साहब से, उन्होंने कंफर्म किया है। लेकिन उन्होंने अगेन मुझे ये कहा कि भाई इसमें हुकूमत पाकिस्तान का पैसा क्यों नहीं लगा। मैं कहा यार फॉर गॉड सेक, हमें तो मामूना बनाया ना, मतलब चलो पूरी दुनिया को बना लें, हम तो रिपोर्टर ना छोटे मोटे, तो पैसा कहाँ से आया? मैंने कहा मेरे पास स्टोरी थी पहले, कहाँ से आया? मैंने कहा कोई आसमान से कोई, लेकिन उड़न आपकी तश्तरी आई थी, कहाँ से आई थी? वो जो फलां फंड है उसका नाम है GLOF, ग्लेशियर से रिलेटेड है, कि उसके ग्लेशियर लेक कोई आगे कुछ नाम है 2, उसको इनको UNDP ने फंड किया। मैं क्या आपने तो बड़ा जुर्म किया है एक्सीलेंसी, आप हुकूमत पाकिस्तान के पैसे ले जाते हैं, अपने डॉलर जो हैं गरीबों के लिए, ग्लेशियर्स के लिए हैं, आप उससे टिकटें शिकटें और 30-40 हज़ार आप डॉलर जो है उस पर TA खा गए। उनके पर्सनल लोग भी शामिल थे, पर्सनल फैमिली के लोग। उसका उन्होंने मुझे ये कहा जी मैं उनके साथ बच्चों के साथ गया था, लेकिन बच्चों की टिकटें मैंने दी हैं। तो मैं भी कोई थोड़ा सा कोई हमें दिखा दें, कोई सबूत वगैरह, इल्जाम तो ये लग रहे हैं आप। उन्होंने कहा मैं दिखाऊंगा। अच्छा, मैंने पूछा खर्चा कितना हुआ आपका इतने जो 14 दिन जो रहे? उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है। उन्होंने अमीन असलम साहब ने कहा, और मैं क्या एक्सीलेंसी आप वजीर हैं, कोई नोट किया होगा, कोई अप्रूवल हुई होगी, कहीं ना कहीं पे पूरा एस्टिमेट्स लगे होंगे, रिलीजेस हुई होंगी, कुछ तो हुआ, डॉलर निकाले गए हैं यहाँ से, आपको पता ही नहीं है एज ए मिनिस्टर के तौर पर कि मुझे कि वहाँ पे पैसा जो है वो ये कहाँ से है, कितना? उन्होंने मैं आपको डिटेल दूंगा। सो मिनिस्टर साहब 14 दिन वहाँ गुजार के, उनको नहीं पता। वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस पूरी कहानी का नहीं इल्म एज यूजुअल। अच्छा,
साहब जरा बड़े काम उन्होंने और करने होते हैं। आज वो इस बात पे नाराज हो गए कैबिनेट में, यहीं से मसला शुरू हुआ जो आज खबर बनाई गई। अब इसका बैकग्राउंड देना जरूरी था। उन्होंने कहा जी मलिक अमीन असलम साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारा, क्योंकि वो क्या बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है, दुनिया में माना जाता है, ग्लासगो वाली वो बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी जो क्लाइमेट पे थी, बड़ा ब्ला ब्ला ब्ला। और ये जो लोग जिन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, मतलब है रिफरिंग टू दोज पीपल हु आर ऑब्जेक्टिंग, ये गलत कर रहे हैं। और वजीरों को कहा जनाब कि आप लोग गैर जरूरी तौर पर कहीं ना जाया करें। मैं खुद भी यही करता हूँ, मुझे कोई इन्विटेशन है पहले मैं ये देखता हूँ कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, फिर मैं उसके बाद जाता हूँ। आप लोग भी यही देखा करें, गैर जरूरी तौर पर ना जाया करें। ये उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने बात की, उन्होंने कोई पॉलिटिकल जहन में रखकर नहीं कहा। सवाल यह है कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, लास्टली बाकी चीज़ों में नहीं जाते, कि क्या उनको ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी आज़म खान साहब को? उन्होंने समरी की अप्रूवल दी है और प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त ली है उन्होंने बाहर जाने के लिए कि हम बाहर जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं जी कि पैसे हम हुकूमत पाकिस्तान से खर्च नहीं कर रहे, तो फिर कहाँ से खर्च कर रहे हैं? आपको तो रोकना चाहिए था कि जनाब, तो यूएनओ का फंड है, फिर दुनिया फिर आके हमें कहते हैं आप झूठे लोग, हम आपको पैसे नहीं देते। डोनर का पैसा है, उससे अपने टिकटें ले लिए, TADA लिए, होटलों में ठहरे हैं, हवाई जहाज, फैमिली, बच्चे सारे साथ हैं, और 14 दिन तक मजे हो रहे हैं, ग्लासगो स्कॉटलैंड में फिर रहे हैं आप अगर अल्लाह के फजल से। और मुझे अमीन असलम साहब ने खुद कहा जी $150 जो हम, जो उन्होंने कहा, हालांकि ज्यादा होगा मेरा ख्याल, चलो उनकी मान लेते हैं कि $150 हमें TADA मिलता था। इसके अलावा इसका मतलब क्या है, 16 लोग उन्होंने खुद मुझे कंफर्म किए हैं, ये 16 को $150 अगर मिल रहा था TADA, तो 14 दिनों में सिर्फ असरान ने $33-34 TADA लिए। और कहां से निकाले? यूएनओ के फंड से, जो ग्लेशियर से लोगों को बचाने के लिए पैसा था। इमरान खान साहब उल्टा उन लोगों पे नाराज हो गए जिन्होंने ये चीजें पॉइंट आउट की हैं कि जनाब ये कौन लोग होते हैं। आपको तो अपने वजीर की इंक्वायरी करनी चाहिए। इवन मलिक अमीन असलम साहब को इस इशू पे इनको डिसमिस करना चाहिए था आपको कि मलिक साहब आपने कैसे ये काम किया, डोनर का पैसे कैसे आपने निकाला है वहाँ से, और निकाल के उनको लेकर पहुँच गए वहाँ पे पूरा डेलीगेशन, फॉरेन ऑफिस के बाबू भी पहुँच गए, उसके बाद आपके क्लाइमेट के भी। अपनी हालत ये है कि यहाँ पे दरख्त काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बर्बाद कर रही हैं एनवायरमेंट को, आपके पूरे पहाड़ों को कच्चा नंगा करके रख दे, मरी की तरफ जाए तो सही, पहाड़ आपके नंगे हो गए। और इमरान खान से उन्होंने शाबाशी लेके बादशाह जिंदाबाद, आज उन्होंने सारी शाबाशी दी है उनको खान साहब ने। अच्छा, मैं उनका जो है, क्योंकि ये खबर हमने कल परसों भी इसका जिक्र किया था, फतियाना साहब ने पहले ये पब्लिकली कहा कि जरताज गुल वहाँ से वापस आ गई हैं, इनकी लड़ाई हो गई। उसके बाद जो है ये उनके खिलाफ जो अमीन असलम साहब ने जो ये वर्जन जो था ना आपका, कि जी इन्होंने ये झूठ बोल रहे हैं, ये वहाँ पे उसका डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे, ये हमारे से कार मांग रहे थे, डेलीगेशन का हिस्सा बनने थे, जो भी ये बन नहीं सकते हैं। तो इन्होंने उस गुस्से में आके ये वाली की है और पार्टी को शिकायत कर दी है, ये बबला। तो ये वर्जन आप जो बता रहे हैं बिल्कुल उससे डिफरेंट है। फैक्ट ये है कि ये बड़े अरसे से, हमेशा से ये डेलीगेशन जो जाए जाते हैं, ये आपकी पिकनिक बन जाती है, खबे चल जाते हैं फैमिलीज को भी ले जाने के। ये पहले भी होता रहा, ये गवर्नमेंट क्योंकि उस पर बड़ी तनकीद करती रही थी कि हमने वो वाले बंद कर दिए हैं, तो ये अभी सिलसिला वही जारी है। दूसरा ये है कि ये सिर्फ ये अमीन असलम और फतियाना और जरताज गुल की नहीं है, बाकी भी रिपोर्टें आती हैं कि जनरली जो है कैबिनेट के अंदर आपस में काफ़ी लोगों से बातचीत तक नहीं है, मुख्तलिफ मिनिस्टरों की एक दूसरे से बात नहीं करते, कोऑपरेशन है। और आगे ही जो है प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह का मना करते हैं नहीं जाना, क्योंकि पहले ही यहाँ पे अफवाहें चल रही हैं कि गवर्नमेंट की महंगाई की वजह से, पिंडी और इस्लामाबाद के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। जब ये आती है तो लोगों को इन अफवाहों को मज़ीद तकवीत पहुंचती है कि शायद पता नहीं कुछ होने वाला है, कि जो एकदम से उन्होंने कहा जी आपने नहीं जाना, तो ये भी मजीद उसका बैकग्राउंड है। तो लिहाजा जनाब आज मुझे खान साहब पे अफसोस है और आजम खान साहब पे भी। आपका केपी के गरीब लोग हैं, नादरन एरियाज के गरीब लोग हैं, ग्लेशियर से लोग मरते हैं वहाँ पे, आपकी झीलें बनती है, दुनिया आपको पैसे दे रही है कि आप जाए इंसान बनाए, वो पैसे उठा के हजारों डॉलर, जिसका वजीर को भी नहीं पता कितना खर्चा हुआ है, और आप खा पी के आ गए। और कैबिनेट में शाबाशी भी ले लिया उन्होंने। सर असल वारदात तो ये है, शाबाशी भी मिल गई उनको। इस पे बिल्कुल आमिर साहब का कमेंट लेते हैं और इसके अलावा चौधरी सरवर के हवाले से ही बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास। अब चौधरी सरवर साहब के हवाले से बात करेंगे। अच्छा ठीक है, ये मेरे से चौधरी सरवर साहब का जो है ना, उनका ये बयान लंदन से चल रहा है कि जनाब मुझे जो है ना मौका नहीं दिया गया काम करने का और खुले लाइन लगाया गया इस टाइप का।
ये चौधरी सरवर साहब ना टाइम टू टाइम इस तरह का जुमला पिछले 5-7 साल से आए हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि चौधरी सरवर साहब जो हैं ये कौन से सियासी साइंसदान हैं, किस तरह के ये आइंस्टाइन है कि इनके पास घूर है कि इनसे अगर मैकेनिकी है कि इनको कोई आती है कि इनसे अगर मौका दिया जाए तो ये चमत्कार करके जो इमरान खान से या किसी से दुनिया से किसी नवाज शरीफ से बेनज़ीर से नहीं हो रहे, तो इनके पास वो है। बात ये है इनका टोटल एक्सपीरियंस लंदन का सारी उम्र का रहा है। इनको यहाँ पे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने इसी आइंस्टाइन की उसकी उसमें ला के आए, इन्होंने उनसे भी शिकायत की कि मुझे खुडे लाइन पावर। बात यह है कि जो प्रेसिडेंट की और गवर्नर के जो इख्तियारात आइन के अंदर हैं वो एक खुडे लाइन की एक सेरेमोनियल पोस्ट है कि आपके सदर के तो फिर भी हैं, गवर्नर के बिल्कुल सेरेमोनियल पोस्ट है। हाँ, दरमियान में कोई एमरजेंसी लॉज आ जाए, जिस सलमान तासीर को एक दफ़ा दे दिया गया था या भुट्टो साहब के ज़माने में खैर साहब का गवर्नर रूल लगा दिया गया, तो अल्ताफ हुसैन को स्पेशल गवर्नर रूल लग जाए तो स्पेशल आते हैं, वरना इनके पास एक है कि मजे लो और वो बसे की ज़िंदगी गुजारते हैं। लाहौर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है बड़ी जो कि मशकूक किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके गोल्फ क्लब उन्होंने जाली गैर कानूनी तरीके से ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया को ब्राउन बना के किया हुआ है। उन गोल्फ क्लब्स में जाते हैं, यशी करते हैं, बड़े से गवर्नर हाउस के प्लेशियल रह रहे हैं, पर उनको ये होता कि जी मुझे इख्तियार नहीं दिया, मौका नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि जनाब क्यों दें आप, ज़िंदगी में उन्होंने कौंसलर का कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, जाएं लड़ें एमपीए एमएनए अपनी प्रूव योर वर्थ कि आपकी वर्थ है क्या और क्यों दिया जाए। नवाज शरीफ साहब ने भी पता नहीं इनकी कोई क्या इनके अंदर गिद्दड़ सिंगी है कि इनको गवर्नर बना दिया था, उसके बाद ये इमरान खान साहब ने उनको गिद्दड़ सिंगी की वजह से गवर्नर बना दिया और उनके गिले शिकवे नहीं रहते कि जनाब मुझे इख्तियार दिया जाए। क्यों दिया जाए, कहाँ से दिया जाए, किस तरह दिया जाए, मेरा ये जरूर सवाल। पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है, सवाल ये इखलास साहब, और उनकी वैसे बातों से लग क्या रहा है, क्या इरादे हैं उनके? 2-3 चीजें अगर पॉलिटिकली तो बड़ा अच्छा सवाल है आमिर साहब ने, हालांकि इनको जवाब सारे आते हैं लेकिन समझदार हैं, थोड़ा सा बच बचा के चलते हैं, मेरी तरफ बाल तोड़ देते हैं कि ये बैठे हुए हैं अपने गले में। वही वाली बात नवाज शरीफ वाली बात जो कल मैंने सुनाई थी कि मैं बैल को ढूंढ के मैं टक्कर मार लूंगा, बैल नहीं मिला तो खुद ढूंढने निकल पड़े। मसला ये है कि पंजाब की पॉलिटिक्स ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है आपके यहाँ पे, क्योंकि बिरादरी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, जट हैं, फिर अराई हैं, दो तो ये हैं, फिर कश्मीरी आ जाते हैं, फिर हिंदी सिंधी उस तरह की बड़े डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो मेजर जो आपका लाहौर में जो लड़ाई बड़ी होती है, सीटें निकलती होती हैं, वो आपकी वहाँ पे अराई बिरादरी बहुत बड़ी है। ये जो आपके मियाँ अजहर हो गए, हमाद अजहर हो गए, ये उसी बिरादरी की स्ट्रेंथ पे आते हैं। कश्मीरी और अराई जो हैं, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, लाहौर की पॉलिटिक्स ये बेहतर समझते हैं, मैंने कभी लाहौर को रिपोर्ट नहीं किया, ये इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारी सीटें निकाल देते हैं। इनका क्लाउड तो इतना पावरफुल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जाके चौधरी मुनीर साहब जो अच्छे खासे पावरफुल हैं, वो भी अराई हैं, उनकी उन्होंने बेटे रहील के साथ उन्होंने मरियम नवाज साहबा की उन्होंने शादी की है, ये उनकी बेटी की शादी हुई है। ये क्लाउड की वजह से हुई है ना कि पावरफुल आप एक क्लाउड बनाते हैं। आपने जट्टों को भी खुश करना है। अब चौधरी परवेज साहब जट हैं आपके, ये बलोच हैं, वजीर आला बलोच आपने रख लिए, अब आपने उनको अराइयों को भी वो देनी है, साफ ज़ाहिर है उनको रिप्रेजेंटेशन देनी है। सो चौधरी साहब जो है वो कहते हैं फैसलाबाद के रही, उसके बाद हमारे भावल नगर साइड पे रहे, जजमान वगैरह जहाँ जहाँ पे होते हैं, भी मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उनका वोट बैंक आपके लिए ला सकता हूँ। सो हर पार्टी के अंदर आप देखेंगे, पीपल्स पार्टी में अलहदा उसमें लोग जट अराई आएंगे और आने भी चाहिए, पोलिटिकली तौर पे पावरफुल हैं। फिर उसके बाद नवाज लीग में आएंगे, फिर इमरान खान साहब ने भी वही किया हुआ है। इनको शिकायत क्या है, 2-4 शिकायतें हैं। हालांकि अयाशी वाली तस्वीरें देखें जरा, उस पर तख्त पे जब बैठे ना, उसकी सैर सपाटे आप अगर उसकी तस्वीरें देखें, ये मजे वो लंदन में नहीं ले सकते थे जो मजे यहाँ पे बैठे ले रहे थे। और हम गोल्फ क्लब में रोज पाए जाते हैं और वो कह रहे हैं गवर्नर हाउस का मजा नहीं है। इनको शिकायत क्या थी, इन्होंने अपनी मर्जी का आईजी भी लगवाया अपनी बिरादरी का। ये अमजद सलीमी साहब को किसने लगवाया था, क्या बिरादरी थी, चेक कर लें। उनको गुस्सा ये है कि ना बहुत सारे अफसरान जो हैं वो मेरी मर्जी के लगने चाहिए। अब बिरादरियों की लड़ाई आपस में, तो जट कहते हैं वहाँ पे एक बैठे परवेज लाई साहब कहते हैं कि जट यहाँ पे डीएमजी के लगेंगे, जट यहाँ डीसीओ लगेंगे, जट आपका डीपीओ लगेगा। वो बिरादरी से बाहर नहीं निकलते। जट समझते हैं कि हम यहाँ पे उतरे हुए बहुत बड़े चोजन पीपल हैं, जैसे यहूदी जूस समझते थे अपने आप को। ये कहते हैं जनाब कि हम भी कोई आपसे कम नहीं है। सो ये लड़ाई सबसे बड़ी है कि किसका कहाँ जट लगेगा, कहाँ पे जाके आपका राई लगेगा। दूसरा, इनको आपको याद हो उनसे शहबाज शरीफ से उनसे क्या उनको शिकायत हुई थी, इनके कोई मसले पैदा हो गए थे पिछले, इनके इसमें शहर में पैदा हो गए थे। दूसरा ये कहते हैं कि आमिर साहब ने कहा ना कि ये है इन्वेस्टर, इनके पास बड़ी कमजोरियां होती हैं। जो मतलब है, ये जुल्फी बुखारी साहब कैसे आ गए, पिक एंड ड्रॉप,
एयरपोर्ट से इमरान खान साहब को उठाया, इमरान खान साहब को ड्रॉप करा, और क्या क्वालिटी थी उन्होंने बता दें। मैं कहा सर क्विकली ये शायद प्रोग्राम बंद कर लेंगे, मगर मैं आपसे ना तो ये इन्वेस्टर लेके आए, ना अराइयों खुद इन्वेस्ट किया है। अराइयों के मोतबर आदमी नहीं है, अराइयों के मोतबर लोग जो हैं मियां अजहर साहब बिल्कुल हैं, लाहौर के बगबानपुरे के पुराने रईस अराई हैं। ये तो टोबे की एक एमपी की सीट नहीं जितवा सके। ये फतेहाना साहब जो है वहां से, जो टोबे से आते हैं, ये टोबे के 4 अराइन के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी इन्होंने मिथ बनाई हुई है कि अराई लोग मेरे ख्याल में। मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट लीडरों पे करते हैं, पाकिस्तान से जो जाते हैं, इमरान खान और नवाज शरीफ और शहबाज, और जैसे अनिल मुशर्रफ साहब हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी कर्जा दिया फ्लैट लेने के लिए, इमरान खान साहब को भी बट्टियां इनके बच्चों को भी लेके फिर रहे होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट होती है, खर्चे किए जाते हैं आमिर साहब, ये खर्चे करते हैं, फिर वापसी पे आ जाते हैं अपना खर्चा लेने के लिए यहाँ पे। दूसरी बात, अगर इनका कोई कलआउट नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो फिर तो बहुत बड़ी मैकेनिकी की हुई है कि एक सीट नहीं निकाल सकते, गवर्नर बन के बैठे हुए हैं। ये तो बस सारे, ये तो फिर गुरु है, महागुरु है कि सीट एक नहीं निकाल सकते, और बैठ के उन्होंने हमारे अराई भाइयों की बुनियाद पे इतना बड़ा उन्होंने सेल आउट किया हुआ है। दौलतिये राई हैं, जिस तरह चौधरी रियाज फैसलाबाद में, वो जलंधर से खानदानी राई, बड़े चौधरी राई है, उनका क्लाउट है, ऑनरेबल अराई मौजूद है, क्लाउट है बड़ा इनका। तो ये एक एमपी की सीट नहीं निकालते, 4 राई इनकी। यही तो मैं मैकेनिक जानना चाहता हूँ कि ये सेल्समैनशिप है, बेच लेते हैं, पता नहीं कैसे बेच रहे हैं। देखिए सर जी, OXL लग गया है और उनका लग गया है, लगता है ये कोई अगली पार्टी ढूंढ रहे हैं। हालांकि जितनी अयाशी इनकी, आपको याद है सिक्योरिटी की हमने डिटेल दी थी, इनको लंदन में कोई 2 सिपाही इनके करीब ना आए, भाई साहब आपको सिक्योरिटी हम क्यों दें। यहाँ पे आपको याद होगा दर्जनों इनको, सर यहाँ पे गवर्नर हाउस की अलहदा सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक और जगह वहाँ पे किसी उसमें रहते हैं वहाँ पे डिफरेंटली, वहाँ पे अलहदा सिक्योरिटी। भाई आप हटो बच्चों, गाड़ियाँ, ये वो, असल वो बेसिकली समझ रहे हैं अपने आप को वायसराय हिंद, लॉर्ड है ना वहाँ से, है ना। वायसराय हिंद को तो वजीर आजम होना चाहिए था, गवर्नर जनरल होना चाहिए था, प्रेसिडेंट होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। उसको आपने छोटे से सूबे की छोटी सी गवर्नरी दे दी है। इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी सी सीट, बनता है भी गिला बनता है। और इतराजात भी उन्होंने इसी किस्म के उठाए हैं कि हम परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहे, पाकिस्तान के मसाइल क्या क्या है। ये बात सुने ईरानियों की, जिन्होंने कहा पॉकेट भावल नगर में सरदार आसिफ जो हैं, वो खानदानी रईस मुगलों के जमाने से बगबानपुरा के लोग, लाहौर के रईस हैं, पहला चीफ जस्टिस उन्होंने दिया, पहला मेयर उन्होंने दिया। ये पता नहीं कहाँ से, ठीक है, ये पता नहीं क्यों ये एतराजात कर रहे हैं। आमिर साहब का सवाल है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। वक्त खत्म हो रहा है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।